नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूँ रजनीश आनंद। आज हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि हमारे साथ आज हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका गीतांजलि श्री। हाल ही में उनके उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप झारखंड लिटरेरी मीट में शामिल होने आई थी। इनके पास समय की कमी है, इसलिए हम छोटी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। गीतांजलि जी, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि रेत समाधि जिसकी आज इतनी चर्चा है, तो उसकी रचना प्रक्रिया मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि ये कहानी लिखी जानी चाहिए, ये उपन्यास लिखा जाना चाहिए? ये देखिए, ये सवाल जो है सिर्फ उसको पूछने का अधिकार है जिसने वो किताब पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है कि आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं। और बस मैं इतना आपसे कहूँगी कि कोई भी रचना जो है लेखक अपने संग लेके चलती है, उसके भीतर होती है। वो अपने चारों ओर जो देख रही है, जो चीज़ उसको उद्वेलित कर रही है, चाहे परेशान कर रही हो, चाहे आनंदित कर रही हो, जिसको लेकर वो कुछ उसके भीतर से शब्द निकलने लगते हैं कि ये बात मुझको कहनी है, सबके सामने रखनी है, अपने भी सामने रखनी है, तो वो चीज़ निकल कर आती है और एक कृति बनने लगती है। तो बस ये सारी चीज़ें जो मेरे चारों ओर होती रहती हैं वो मुझे प्रेरित करता है, और वहीं से रेत समाधि निकली और बनी है। ये इसके मतलब इसको लिखने में कितना समय लगा आपको? मुझे समय इसको लिखने में 8-9 वर्ष लगे हैं, लेकिन मैं उन लेखकों में से हूँ जो धीरे धीरे काम करते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि हर साल एक किताब लिख दो और जल्दी से छप जाए। मैं अपना धीरे धीरे काम करती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब ये भेज सकती हूँ छापने के लिए तो भेज देती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने इसका अनुवाद किया डेजी रॉकवेल, उनको आप पहले से जानती थी या उन्होंने आपसे संपर्क किया, क्या उसकी कहानी? मैं उनको पहले से नहीं जानती थी। मुझे लंदन के एक प्रकाशक ने संपर्क मुझसे किया, और उनको भी नहीं मैं पहले से जानती थी। वो काफ़ी दिनों से मेरी कुछ चीज़ें उन्होंने अनुवाद में देखी थी, और वो चाह रही थी कि वो मेरा कोई अनुवाद उनको मौका मिले तो वो छापें। तो जब मेरी नई किताब आई तो उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, मुझे लिखा कि अगर मैं तैयार हूँ तो मैं उनको दे दूँ, और मैंने कहा कि मैं खुशी से दे दूँगी। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि किसी और ने मुझसे नहीं पूछा था, मैं जानती नहीं थी इनके बारे में। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको इन अनुवादक से आपका संपर्क कराते हैं, और अगर आपको उनका काम पसंद आ रहा है और आप लोग साथ कर सकते हैं इस अनुवाद को, आप आगे उनको अनुमति देने को तैयार हैं तो करिएगा। तो डेज़ी ने मुझे एक नमूना भेजा, इसमें से थोड़ा सा करके अनुवाद, और मुझे लगा कि डेज़ी समझती हैं और वो भाषा को भी अच्छे से बरतती हैं और वो ज़रूर अच्छा काम करेंगी। तो मैंने हाँ कहा। उसके बाद डेज़ी और मेरी एक दूसरे के संग पहचान बढ़ती चली गई। एक सवाल ये है मैम कि हिंदी में बड़े बड़े लेखक हुए, कई चर्चित उपन्यास लिखे गए, लेकिन क्या ये एक कारण है कि उनका अनुवाद नहीं हो पाया, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त नहीं कर सके? इसका कोई तय रास्ता नहीं होता है, तय जवाब नहीं होता है। दुनिया में हमेशा बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं, सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं। आप ही को इतने सारे देशों में, इतने सारे अनजान देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, क्या वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन सबको नहीं पता चलती हैं। तो थोड़ा बहुत तो एक होता है कि अच्छा संजोग बनता है कि चीज़ें जुड़ जाती हैं और ये मौका आ जाता है। और मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं फिर से आपसे कहूँगी कि ये कुछ उस तरह की बात हुई कि जैसे विश्व सुंदरी चुनी जाती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि और सुंदरियाँ हैं ही नहीं, बहुत हैं और चारों ओर हैं, लेकिन हाँ कुछ पहुंच जाती हैं, वो उस जगह पर होती हैं जहाँ पर वो उस प्रतियोगिता में सामने आ पाई, और कोई चुन ली जाती है। तो असल बात बस ये होती है कि कोई कृति अगर बुरी है, अगर वो सुंदर नहीं है तो वो विश्व सुंदरी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं है जो विश्व सुंदरी होने लायक हैं। उसी तरह से किसी पुरस्कार के साथ भी है कि कोई किसी अच्छी कृति को ही मिलेगा वो पुरस्कार, लेकिन उसके चारों ओर और भी अच्छी कृतियाँ ज़रूर होंगी।
और सब जगह अच्छी कृतियाँ हैं जो लोगों को नहीं पता चलती हैं, और इसको लेकर लोगों को इतना परेशान होने की और इतने ज़्यादा सवाल जवाब करने की भी क्या ज़रूरत है। क्या मालूम आप कितने सारे लेखक हैं जिनको हम उनके मरने के बाद जानते हैं, किसी किसी को हम तब भी नहीं जानते, किसी को मतलब वो पूरा उनका जीवन बीत जाता है और हम नहीं जानते हैं कितने बड़े लेखक हमारे बीच में हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप करते हैं, कोई काम करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ौरन पहचान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि आपको कभी स्वीकार किया जाए और उसके बाद खारिज कर दिया जाए। ये सब चीज़ें कला के जोखिम है, साहित्य का जोखिम है, इस सब को बहुत ही मस्ती से स्वीकार करना चाहिए। आप सोशल मीडिया का जैसा आजकल चलन है और लोग लिखने वाले साहित्य जो रच रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? अच्छा मानती हैं, बुरा मानती हैं? मैं सोशल मीडिया पे खुद हूँ नहीं, मुझे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है सोशल मीडिया में जाने की, क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं उस पर थोड़ा और अपना वक्त ज़ाया करूँ। तो मैं उधर जाती नहीं हूँ। जिस चीज़ में मैं जाती नहीं हूँ, जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, उस पर मैं कोई किसी भी तरह का फतवा नहीं सुनाना चाहती हूँ। मैं जो दूर दूर से मैंने सुना है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के कुछ अच्छे पहलू हैं और कुछ बुरे पहलू हैं, और जहाँ तक वो चीज़ों का प्रसार उसके माध्यम से हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ है, और जहाँ तक वो उसके माध्यम से झूठ का प्रसार होता है या एक तरह से कहीं कि छिछलेपन का प्रसार होता है, वहाँ तक वो बुरी चीज़ है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। सोशल मीडिया की कोई एक्सपर्टीज़ मेरे पास नहीं है। ये आजकल जैसे कल जावेद अख्तर साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि आज जो है लेखन में डेप्थ कम हो रहा है, लोग जल्दी में हैं, तो जो नए लिखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से वो क्या टिप्स अपनाएं ताकि वो बेहतर लिख सकें? एक तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे के दिए टिप्स से कोई लेखक बनता है। वो उसके अंदर से चुनौती आनी चाहिए, उसके भीतर से उसको तरह तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए, या उसके रास्ते तय होने चाहिए कि वो उसे कैसे करना है, क्या करना है। जहाँ तक सवाल है कि आजकल फौरी चीज़ें चलती हैं, लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, वो बात एक स्तर पे सही है, लेकिन अभी भी ऐसे भी लोग हैं जिनमें ठहराव है, जो शांति से चीज़ों का आनंद लेना भी जानते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि कला और साहित्य जल्दबाजी की चीज़ नहीं है, उसके लिए ठहराव चाहिए। कला और साहित्य वो चीज़ है कि आप अगर जीवन की दौड़ में जल्दी में भी हैं, तेज़ी में भी हैं, तो वो आपको ठिठका देते हैं और आप रुक के अपने चारों ओर को देखने लगते हैं, उस पल को देखने लगते हैं और उसको परखने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसकी भीतरी तहों में जा पाते हैं। तो ये है कला और साहित्य का मर्म। जिसको इस बात की अहमियत समझ में आएगी वो खुद ही आप खुद रुकेंगे। ऐसा नहीं है आप बढ़ेंगे नहीं, आपको कोई चीज़ इस लायक दिखेगी जो देखने लायक है, तो आप खुद छिटक जाएंगे और देखेंगे, और उसका पनपना, उसका बढ़ना, उसका खिलना सब आप देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो मैं नहीं समझती ये सही है कि एक मोटे तौर पे दुनिया बहुत जल्दी में है, लेकिन अभी भी जगह है इस तरह के ठहराव के लिए और अच्छे साहित्य के लिए, अच्छी कला के लिए। मेरा अंतिम सवाल होगा मैम, भविष्य में अभी आपकी क्या योजना है? किसी उपन्यास पर काम कर रही हैं क्या है? नहीं, अभी इन दिनों फ़ौरन तो कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ लेखक हूँ तो करूँगी। फिर अपने आप वो काम आएगा, जब हो जाएगा तो सामने भी आएगा दुनिया के। बस इतना ही कहूँगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।